गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हमारा हिस्ट्री का लेसन नंबर 5 तक चला हुआ था। व्हेन पीपल रेबल्स 1857 एंड आफ्टर्स, जब लोग विद्रोह करते हैं 1857 और उसके बाद। आज जो है हम इसका जो तीसरा पार्ट है वो पढ़ेंगे, द कंपनी फाइट बैक। हमने देखा कि धीरे धीरे अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह हुआ। सबसे पहले हमने देखा कि बैरकपुर की जो छावनी थी वहाँ पर मंगल पांडे ने क्रांति की। उसके बाद हमने देखा कि जो मेरठ था उत्तर प्रदेश में दिल्ली के पास, वहाँ पर जो सैनिक थे, सिपाही थे, उन्होंने विद्रोह किया। और जो वो सैनिक थे वो अगले ही दिन लगभग 11 मई को वो दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली में हुआ, अम्बाला में हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्वालियर, झांसी, पूरा का पूरा जो उत्तर भारत था इसमें क्रांति हुई। और लगभग एक समय ऐसा हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन लगभग उत्तर भारत से समाप्त हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक विशाल कंपनी थी और बाद में इंग्लैंड की तरफ से उसको बड़ी मात्रा में गोला बारूद और सैनिक सहायता प्राप्त हुई। तो कंपनी ने दोबारा से फिर कम बैक किया और उन्होंने भारतीय क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। Unawed by the scales of the upheavals, the company decided to repress the revolt with all its might. जो कुछ भी इससे पहले घटित हुआ, तो इन सभी घटनाओं के बावजूद भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने दोबारा से फिर क्रांति को दबाने के लिए अपने जो भी सर्वोच्च प्रयास थे वो करने का निर्णय लिया। इट ब्रॉड रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड। इसने सहायता प्राप्त की इंग्लैंड की तरफ से। पास्ट न्यू लॉ, नए कानून पास किए। सो दैट, इसलिए कि द रेबल्स कुड बी कन्विक्टेड विद ईज एंड देम मूव इनटू द स्टॉर्म्स सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट। कि जो क्रांतिकारी हैं कन्विक्टेड विद ईज, उनको आसानी से या तो मनाया जा सके, एंड देन मूव इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। और जो एक क्रांति का केंद्र था उससे उनको हटाया जा सके। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबल्स फोर्सेज इन सितंबर 1857। जो दिल्ली था उस विद्रोही शक्तियाँ जो भी थी उनसे दिल्ली को 1857 में दोबारा से प्राप्त कर लिया गया। कहने का मतलब है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने दिल्ली को दोबारा से जीत लिया। द लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जो बहादुर शाह जफर था उसके ऊपर कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर मुकदमा चला और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सेंटेंस सजा हुई। हिज सन वर शूट डेड बिफोर हिज आइज। और जो उसके लड़के थे बहादुर शाह जफर के, उनको उसकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। ही एंड हिज वाइफ बेगम जिन्नत महल वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858। और जो बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, और जो उसकी पत्नी थी जिन्नत महल, उन दोनों को रंगून जेल में भेज दिया गया अक्टूबर 1857 में। जो रंगून है ये जो हमारा पड़ोसी देश है वर्तमान में, म्यांमार जिसको कहते हैं, बर्मा भी कहा जाता था, उसकी कैपिटल है, तो उसको रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर इन रंगून जेल इन बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून जेल इन नवंबर 1862। और रंगून जेल के अंदर ही बहादुर शाह जफर की 1862 में मृत्यु हो गई। रिकैप्चर्ड ऑफ दिल्ली, दिल्ली को दोबारा से प्राप्त करना। हावर डिड नॉट मीन्स दैट द रेबिलियंस डाई डाउन आफ्टर डेथ। दिल्ली को अंग्रेजों के द्वारा जीतने का मतलब ये नहीं था कि जो क्रांतिकारी हैं वो पूरी तरह से उनको हरा दिया गया है या उनको नष्ट कर दिया गया। पीपल कंटिन्यू टू रेजिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश। लोगों ने लगातार अंग्रेजों का विद्रोह और उनके साथ लड़ाई लड़ना जारी रखा। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेज ऑफ पॉपुलर रेबिलियंस। अंग्रेजों को लगभग जो ये लोकप्रिय संघर्ष था और जो क्रांतिकारी थे उनको दबाने में लगभग 2 साल लगे।
लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858। लखनऊ को दोबारा से फिर जीत लिया गया अंग्रेजों के द्वारा मार्च 1858 को। रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। इसी प्रकार जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उसको भी जून 1858 को हरा दिया गया और मार दिया गया। तात्या टोपे एस्केप टू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया and continue to fight a guerrilla war with the support of many tribal and the peasant leaders। जो तात्या टोपे था उसने केंद्रीय भारत के जंगलों में चला गया। वहाँ से लगातार उसने गोरिल्ला युद्ध किसानों और आदिवासियों की सहायता से जारी रखा। गोरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छापामार युद्ध, अचानक किसी सेना के ऊपर हमला करना और हमला करने के बाद भाग जाना। इसको गोरिल्ला युद्ध कहा जाता है। जंगलों में या पहाड़ों में ये लड़ा जाता था। ही वॉज कैप्चर्ड, लेकिन बाद में तात्या टोपे को पकड़ लिया गया। ट्राइड, उसके ऊपर केस चला एंड किल्ड इन अप्रैल 1859 और 1859 को उसकी हत्या कर दी गई, उसको फांसी की सजा दे दी गई। जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर इनकरेज रेबिलियंस। जैसे कि जो शुरू में अंग्रेजों के खिलाफ जो जीत मिली थी क्रांतिकारियों को, इससे उनको काफ़ी उत्साह प्राप्त हुआ था। द डिफीट ऑफ रेबिल फोर्सेज इनकरेज डिजायरेशंस। इनकरेज यहाँ डिस्करेज होना चाहिए, लेकिन जैसे ही क्रांतिकारियों की हार हुई, इससे जो उनका उत्साह था वो कम हो गया। The British also tried their best to win back the loyalty of the people। इसके साथ साथ अंग्रेज़ों ने सबसे अच्छे प्रयास किए ताकि लोगों की वफादारी को दोबारा से प्राप्त किया जा सके, उनके विश्वास को जीता जा सके। They announced रिवार्ड फॉर द लॉयल्स लैंडलॉर्ड्स। और जो उनके प्रति वफादार लैंडलॉर्ड थे, भूस्वामी थे, उनको बड़े बड़े रिवार्ड सम्मान दिए गए। वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट। उनको अपने परंपरागत जो अधिकार थे उनको मानने के अधिकार दिए गए ओवर दियर लैंड्स, अपनी भूमियों पर। दोज हु हैड रेबल्स वर टोल्ड दैट इफ दे सबमिटेड टू द ब्रिटिश। और जो लोग क्रांति कर रहे थे उनको कहा गया कि यदि वो अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे, हार स्वीकार कर लेंगे, सबमिटेड, एंड इफ़ दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल। और यदि उन्होंने किसी भी गोरे व्यक्ति की हत्या नहीं की है, कहने का मतलब अंग्रेज की हत्या नहीं की है, दे वुड रिमेन सेफ, वो सुरक्षित रहेंगे। एंड देयर राइट एंड द क्लेम्स लैंड वुड नॉट बी डिनाइड। और जो उनके भूमि के ऊपर अधिकार और दावे हैं उनसे उनको डिनाई रोका नहीं जाएगा, कोई मनाही नहीं की जाएगी। नेवरथलेस हंड्रेड्स ऑफ पोएट्स, रेबल्स, नवाब एंड राजाज वर ट्राइड एंड हैंग। अनगिनत जो सैकड़ों की संख्या में सैनिक थे, क्रांतिकारी थे, नवाब और राजा थे, उनके ऊपर केस चले और काफ़ी लोगों को फांसी की सजा दी गई। Aftermath, the British had regained control of the country by the end of the 1859। 1859 के अंत तक अंग्रेज़ों ने लगभग पूरे देश पर दोबारा से नियंत्रण हासिल कर लिया। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड्स विद द सेम पॉलिसीज एनी मोर। परंतु पहले के द्वारा बनाई गई नीतियों के आधार पे ही वो अब देश के ऊपर शासन नहीं कर सकते थे। गिवन बिलो आर द इम्पोर्टेंट चेंज दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। नीचे कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाए गए हैं जिनको अंग्रेजों ने लागू किया 1857 की क्रांति के बाद। फर्स्ट था द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड ए न्यू एक्ट इन 1858। ब्रिटिश संसद
ने एक नया कानून 1858 में पास किया एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको समाप्त कर दिया गया और जो उसकी जगह जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियाँ थी वो ब्रिटिश क्राउन, जो अंग्रेज़ों का क्राउन का मतलब वैसे तो जो उनकी महारानी थी, जो तख्त होता था, उसको हस्तांतरित कर दिया गया इन ऑर्डर टू इंश्योर ए मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर, ताकि एक और अधिक जिम्मेवार ढंग से अच्छी प्रकार से भारतीय मामलों का प्रबंधन किया जा सके। ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इसी प्रकार जो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसमें एक कैबिनेट के अंदर एक नया पद, एक नया व्यक्ति नियुक्त किया गया जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम दिया गया, और ये जितने भी भारतीय मामले होते थे, विषय होते थे शासन के, उनके लिए जिम्मेवार होता था। कैबिनेट के अंदर जो ब्रिटिश कैबिनेट होती थी पार्लियामेंट, उसमें एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद नियुक्त किया गया। ये व्यक्ति भारतीय सभी मामलों के प्रति जिम्मेवार होता था। ही वॉज गिवन ए काउंसिल टू एडवाइज हिम। इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको एक काउंसिल, एक परिषद, एक लोगों का ग्रुप भी दिया गया ताकि वो उससे सलाह ले सके। कॉल्ड द इंडियन काउंसिल, और इन लोगों के समूह को इंडियन काउंसिल, भारतीय परिषद के नाम से जाना जाता था। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरी, और जो भारत में गवर्नर जनरल होता था उसको अब एक नया नाम दिया गया, वाइसराय। दैट इज ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। इसका मतलब था एक व्यक्तिगत प्रतिनिधि ब्रिटिश क्राउन का। जो ब्रिटिश क्राउन था मतलब अंग्रेज़ों की जो महारानी, इंग्लैंड में महारानी होती है, तो अंग्रेज़ों की जो महारानी थी उसके प्रति वो व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति। थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। इन सभी प्रयासों के द्वारा अंग्रेजी जो सरकार थी, इंग्लैंड की सरकार, उसने भारत की जिम्मेवारी, शासन करने की जिम्मेवारी खुद स्वीकार की। सेकेंड था ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर असर्ट दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी अनेक्स्ड इन फ्यूचर। जितने भी भारतीय राजा थे, छोटे मोटे सरदार थे, उनको ये विश्वास दिलाया गया कि भविष्य में उनके टेरिटरीय क्षेत्रों को नहीं मिलाया जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य में। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हायर्स। वो अपने राज्य को अपने हायर्स मीन्स उत्तराधिकारियों को सौंप सकेंगे, इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन, यहाँ तक कि गोद लिए हुए पुत्र को भी। However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount। हालांकि उनको ब्रिटिश जो महारानी थी उसकी संप्रभु, उसकी जो प्रभुता थी, उसको सर्वोच्चता जो थी, पैरामाउंट होती है सर्वोच्चता, को स्वीकार करना होगा। Thus the Indian rulers were to told their kingdoms as subordinate of the British Crown। इस प्रकार जो भारतीय शासक थे वो ब्रिटिश क्राउन के एक सहायक के रूप में बन गए। थर्ड था इट वाज डिसाइडेड दैट द पोर्शंस ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड, कि जो भारतीय सैनिकों का भाग होता था ब्रिटिश आर्मी में अब उसको कम किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। एंड द नंबर ऑफ द यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज, और जो यूरोपीय सैनिक हैं उनका भाग भारतीय जो ब्रिटिश आर्मी होती थी उसमें बढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब है भारतीय जो सैनिक होते थे उनको कम किया जाएगा सेना में, और जो यूरोपीय सैनिक थे उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग द गोरखा, सिख एंड पठान। तो ये भी निर्णय लिया गया कि जो सैनिक पहले अवध, बिहार या केंद्रीय भारत या दक्षिण भारत से भर्ती किए जाते थे, उनकी बजाय अब अधिक से अधिक गोरखा, सिख और पठानों को सेना में भर्ती किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति नहीं की थी। द लैंड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम वाज confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility।
अब जो मुस्लिमों की संपत्ति थी बड़ी मात्रा में उनको छीना गया, क्योंकि उनके साथ एक संकालू दृष्टि से उनके साथ व्यवहार किया गया और उनसे ईर्ष्या की गई, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि इस पूरे विद्रोह को करने में मुसलमानों का हाथ है, तो इसलिए बड़ी संख्या में जो मुस्लिम लोगों की प्रॉपर्टी थी वो कॉन्फिस्केटेड, वो छीन ली गई और उनके साथ एक संकालू और ईर्ष्यापूर्वक व्यवहार किया गया। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेबिलियंस इन ए बिग वे, क्योंकि अंग्रेज विश्वास करते थे कि मुस्लिम ही इतनी बड़ी क्रांति के लिए जिम्मेवार थे। The British decided to respect the customary, religious and the social practice of the people in India। इसके साथ अंग्रेजों ने ये भी निर्णय लिया कि भारतीय लोगों के जितने भी धार्मिक रीति रिवाज हैं उनका हम सम्मान करेंगे। Policies were made to protect landlords and जमींदार and give them to security of right over their lands। ऐसी नीतियां भी बनाई गई जिनके द्वारा जो जमींदार थे या जो भूमिपति थे उनको उनकी भूमि के ऊपर अधिकार को सुरक्षित किया गया। Thus a new phase of history began after 1857। इस प्रकार एक इतिहास का नया अध्याय शुरू हुआ 1857 के बाद। अब इसके जो प्रश्न है वो है व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज बाय द ब्रिटिश, कि रानी लक्ष्मीबाई की वो कौन सी मांग थी जिसको अंग्रेजों ने इनकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि जो उसका अडोप्टेड सन है, गोद लिया हुआ पुत्र है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए एज द न्यू हायर्स ऑफ देयर किंगडम, उसके राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में। लेकिन अंग्रेजों ने इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जो अंग्रेजों की नीति थी उसके अनुसार यदि किसी राजा के मृत्यु हो जाती थी और उसका कोई लड़का नहीं होता था तो उसके राज्य को ब्रिटिश टेरिटरी मान लिया जाता था, क्षेत्रों में शामिल कर लिया जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट विलियर की नीति के अकॉर्डिंग। तो रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उसके गोद लिए हुए पुत्र को अंग्रेज स्वीकार करें, लेकिन अंग्रेजों ने इसको स्वीकार नहीं किया। अब सेकंड है व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। ऐसे लोग जो ईसाई धर्म अपना लेते थे या ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाते थे, उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए अंग्रेज क्या करते थे। जैसे कि हमने बताया कि 1830 के आसपास न्यू लॉ वाज पास, एक नया कानून पास किया गया था जिसके द्वारा जो भी व्यक्ति तथा अपने धर्म को छोड़कर वो आसानी से अपनी जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी थी, पूर्वजों की जो संपत्ति थी, उसको वो आसानी से प्राप्त कर सकता था। What objection did the spoils have to new cartridge that they were asked to use? नए कारतूसों के ऊपर क्या ऑब्जेक्शन था सैनिकों को जिनका यूज करने के लिए उनको बोला गया था। जैसे हम जानते हैं कि ब्रिटिश आर्मी में बहुत सारे सैनिक हिंदू थे या बहुत ज़्यादा मुस्लिम थे, तो 1856 में न्यू कार्ट्रिज वर इंट्रोड्यूस इन ब्रिटिश आर्मी। नए कारतूस लागू किए गए थे फॉर ड्रिल, अभ्यास करने के लिए। सोल्जर्स सस्पेक्टेड दैट, सैनिकों को ये अंदेशा था कि दीज कार्ट्रिज वर कवर विद द फैट ऑफ पिग एंड काऊ, कि ये जो कारतूस हैं ये गाय और सूअर के चर्बी से ढके हुए हैं। और इससे हम देखते हैं कि जो हिंदू सैनिक थे उनके लिए काऊ एक पवित्र जानवर होता था और जो सूअर था वो मुस्लिम उसको हराम समझते थे, तो भारतीय सैनिक उसको मुंह से नहीं खोलना चाहते थे। फोर्थ, हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्पायर लिव द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। जीवन के अंतिम वर्ष अंतिम मुगल शासक को किस प्रकार से जिए। जैसे कि हम जानते हैं कि आफ्टर 1858 के बाद जो मुगल शासक था उसके ऊपर ट्रायल हुआ, उसके केस चला उसके ऊपर रेड फोर्ट लाल किले के अंदर। हिज टू सन्स, जो उसके दो सन थे उनको शूट डाउन, गोली मार दी गई बिफोर हिज आई, उसकी आंखों के सामने। लास्ट में 1858 में
उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सेंटेंस थी, आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई विद हर वाइफ जिन्नत महल, उसकी पत्नी जिन्नत महल के साथ, और उसको रंगून भेज दिया गया, जहाँ पर 1862 में उन्होंने अंतिम सांस ली, उनकी डेथ हुई। ये प्रश्न है, आसानी से आप लोग कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई दिक्कत है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो मेरे से। एक दो बच्चा नहीं पूछा है, बाकी नहीं पूछते, और बहुत सारे बच्चों ने, किसी ने भी टीचर डे के ऊपर विश नहीं किया। मेरे को काफ़ी उम्मीद थी काफ़ी बच्चे करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने, केवल 2 बच्चों ने ही विश किया। तो थैंक यू। अपना लेसन कंप्लीट होता है। 2 लेसन हमने लगभग कंप्लीट रीड कर दिए। इसके बाद लगभग 5 लेसन हो गए अपने हिस्ट्री के। इसके बाद हम जियो के लेसन पढ़ने शुरू करेंगे, 5 वहाँ से करेंगे। थैंक यू।